नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लोग वाक्य के विषय में पढ़ेंगे। आपको 11th-12th की तैयारी हो या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हो, हर तरह की परीक्षा में वाक्य के प्रकार की जानकारी होना ज़रूरी है और यह बहुत ही सरल है अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, उसके बाद आप अपना कमेंट इस पर देंगे। तो बहुत ही ध्यान से देखिए। मैं इस वीडियो में आपको वाक्य के विषय में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। सुनने के बाद वाक्य को छांटना और वाक्य के प्रकार को बताना आपके लिए बिल्कुल सरल हो जाएगा। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मैं यह प्रयास शुरू करता हूं। यह वीडियो यहां से शुरू होता है। वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार की बात करेंगे। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रमुख रूप से वाक्यों के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। वाक्य के प्रकार की जब बात हुई तो हम लोग इसके दो आधार को स्वीकार करते हैं, अर्थात वाक्य का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है। पहला है रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, और दूसरा है अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद, रचना अर्थात बनावट, तो रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, ये पहला है सरल वाक्य, सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। ठीक है, तो रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद हुए, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अब हम लोग इसमें क्या सीखें जो यह समझ में आवे? तो सबसे पहले हमें इसमें सीखना चाहिए उपवाक्य के विषय में। उपवाक्य, उपवाक्य होता क्या है? वाक्य में होता है उपवाक्य, अर्थात उपवाक्य में भी उपवाक्य में क्या होना चाहिए? कम से कम कैसे हम कहेंगे कि वह उपवाक्य है? तो उसमें एक कर्ता, कम से कम कर्ता और क्रिया, एक क्रिया निश्चित रूप से होनी चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि मैं जाता हूँ, मान लीजिए, ध्यान से सुनिए, मैं जाता हूँ, यह एक वाक्य हुआ, मैं जाता हूँ। तो उसमें जाना क्रिया है और मैं हुआ कर्ता। तो कर्ता और क्रिया, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। तो कर्ता क्रिया, तो एक कर्ता और एक क्रिया कम से कम होगी तो उसे हम लोग बोलेंगे, एक क्रिया हो तो उसे हम लोग बोलेंगे उपवाक्य। उपवाक्य में क्या होगा? तो कम से कम सब्जेक्ट तो एक होगा ही, एक क्रिया होगी, एक क्रिया हो तो वह है उपवाक्य। अब देखना यह है कि हर वाक्य में कम से कम एक उपवाक्य तो होगा ही। जैसे मैं जाता हूँ, अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने उपवाक्य हुए, तो मैं जाता हूँ इसमें एक उपवाक्य है, वह है मैं जाता हूँ, क्योंकि उपवाक्य में भी कर्ता और एक क्रिया होनी चाहिए। तो इस वाक्य में मैं जाता हूँ में जाना एक क्रिया है, एक ही क्रिया है, तो इसमें अगर उपवाक्य भी बनाएंगे तो उसमें क्रिया हम देंगे ही। तो इसलिए मैं जाता हूँ यह एक उपवाक्य भी है। मैं जाता हूँ वाक्य है और इसमें उपवाक्य एक है, वह है मैं जाता हूँ। अर्थात मैं जाता हूँ में वाक्य और उपवाक्य में कोई अंतर नहीं हुआ, क्योंकि वाक्य में भी क्या होगा? कर्ता और क्रिया होनी चाहिए। उसी तरह से उपवाक्य में भी कर्ता और क्रिया होनी चाहिए। तो ये हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे तो क्या करेंगे, सो सुनिए। सरल वाक्य, सरल वाक्य की बात करेंगे तो और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं, अर्थात ऐसे वाक्यों में केवल एक उपवाक्य होगा। ठीक है, एक उपवाक्य होगा मतलब एक ही क्रिया होगी। जिस वाक्य में एक क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ एक क्रिया है पढ़ना, तो ये हो गया आपको ये सरल वाक्य, मैं पढ़ता हूँ। जिस वाक्य में एक क्रिया है उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में एक कर्ता तथा एक क्रिया का होना आवश्यक है, अर्थात उसमें एक उपवाक्य होगा। उपवाक्य मैं कह रहा हूँ, इसको आप ध्यान से सुनिए, वो इस मटेरियल में लिखा हुआ नहीं है। उपवाक्य, तो मोहन स्कूल जाता है, मोहन सब्जेक्ट हुआ, कर्ता हुआ, स्कूल
क्या है, ये कर्म है, और जाता है, जाता इसमें क्रिया है। तो बात हो रही है कर्म के विषय में नहीं, और क्या है वाक्य में उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि एक कर्ता और एक क्रिया होना जरूरी है, तो वह उपवाक्य है, और एक उपवाक्य हर वाक्य में होगा ही होगा, इसलिए यह एक वाक्य है। और एक वाक्य है जिसमें एक क्रिया है, एक ही उपवाक्य है, तो वह सरल वाक्य है। मतलब एक वाक्य में अगर एक ही उपवाक्य हो तो वह सरल वाक्य है। इतना तो याद कर लिए, एक वाक्य में एक उपवाक्य हो तो वह सरल वाक्य है। ठीक है, यह उपवाक्य पर जोर मैं इसलिए दे रहा हूं कि आपको इसके बाद वाले पार्ट को समझने में सुविधा होगी। तो मैंने अब तक आपको ये बताया कि वाक्य में एक उपवाक्य होता है। वाक्यांश, उपवाक्य क्या है, उपवाक्य वाक्यांश है, वाक्य का अंश है, जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया जरूर है। एक क्रिया नहीं है तो वह उपवाक्य नहीं है। एक कर्ता और क्रिया का होना जरूरी है, तो हर वाक्य में कम से कम एक उपवाक्य होगा ही होगा। और जिस वाक्य में केवल एक ही उपवाक्य होगा वह क्या है, तो वह है सरल वाक्य। जैसे कह दूं कि मैं जाता हूं और वह आता है। ध्यान से सुनिए, मैं जाता हूं एक हो गया, और वह आता है। तो मैं जाता हूं और वह आता है, वह आता है आना एक क्रिया, और मैं जाता हूं यह एक क्रिया। तो इसमें दो क्रिया हुई, मैं जाता हूं और वह आता है, इसमें दो क्रियाएं हैं। इस वाक्य में मैं जाता हूं और वह आता है, इस संपूर्ण वाक्य में दो क्रिया हुई, जाना और आना। तो इसको हम लोग बोलेंगे दो क्रिया है इसमें। मतलब मैं जाता हूं एक सब्जेक्ट, और जाना क्रिया, और वह और आना एक क्रिया। तो इसमें दो क्रिया और दो सब्जेक्ट, तो ये इसमें दो उपवाक्य हुए। और से अटैच है, जुड़ा हुआ है, और क्या है, वो कनेक्टेड है। तो और से जुड़ गया, तो ये उपवाक्य हुए दो, जो इसमें और से जुड़े हुए हैं। तो इसमें जिसमें दो उपवाक्य होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे सरल वाक्य नहीं, वह संयुक्त वाक्य होगा या मिश्र वाक्य होगा। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में अंतर क्या होता है। फिलहाल इतना ही समझिए कि सरल वाक्य में केवल एक ही उपवाक्य होगा, अर्थात एक कर्ता कम से कम और एक क्रिया ये होनी चाहिए। तो जिस वाक्य में एक क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में एक कर्ता तथा एक क्रिया का होना आवश्यक है। उदाहरणतया मोहन स्कूल जाता है। ठीक है, यह एक क्रिया है, तो यह इसमें एक उपवाक्य है इसमें, और इसलिए यह एक सरल वाक्य है। यहाँ मोहन करता है तथा जाता है क्रिया है। एक क्रिया होने के कारण यह सरल वाक्य है। उम्मीद करता हूँ कि सरल वाक्य आप समझ गए। जिसमें एक ही क्रिया होगी तो वह एक ही, उसमें एक, उसको बोलेंगे हम लोग सरल वाक्य। संयुक्त तथा मिश्र वाक्य की बात करेंगे अब। तो ये सबसे पहले हमारा यह है कि संयुक्त क्रिया की बात करेंगे। प्रश्न, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो आपको देते हैं, जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हों। सरल वाक्य में क्या हम लोग देखे थे कि उसमें एक ही उपवाक्य होगा और सभी समान स्तरीय हों। मतलब समान स्तरीय का मतलब क्या, कि जो अपने आप में पूर्ण हो। मतलब मैं जाता हूं और वह आता है को अगर और हटा दें इसमें से, तो मैं जाता हूं वह आता है, दोनों उपवाक्य अपने आप में पूर्ण हैं अर्थ की दृष्टिकोण से। अर्थ के दृष्टिकोण से पूर्ण है। मतलब वाक्य की परिभाषा होती है कि वह शब्दांश, वह शब्दों का समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वह शब्द का समूह जो पूर्ण अर्थ देने में सक्षम हो। शब्दों का वह समूह, शब्दों की वैसी व्यवस्था जो पूर्ण अर्थ देने में सक्षम हो, तो उसको बोलते हैं वाक्य। तो यहाँ पर उपवाक्य भी क्या है, एक कर्ता और सब्जेक्ट उसमें होना है, तो वह भी वाक्य का ही अंश है। तो वह संपूर्ण वाक्य नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वह भी वाक्य ही है, क्योंकि एक कर्ता और एक क्रिया है। तो वह वाक्य भी, उपवाक्य भी अर्थ देने में सक्षम होगा, पूर्ण अर्थ देने में। तो जिसमें एक ही उपवाक्य होगा तो वह तो प्रिंसिपल होगा, वह तो अर्थ देने में पूर्ण रूप से सक्षम है, तो उसको हम लोग सरल वाक्य बोले। लेकिन
अगर उसी तरह से दो उपवाक्य जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हों अर्थ के लिए, अगर दोनों को अलग अलग लिख दें तब भी वह पूर्ण माना जाएगा अर्थ देने में, तो उसको हम लोग बोलेंगे संयुक्त वाक्य। और ऐसा उपवाक्य जिसमें एक तो स्वतंत्र हो और एक उपवाक्य उस पर निर्भर करता हो, ठीक है, तो स्वतंत्र उपवाक्य एक हो कम से कम और दूसरा उपवाक्य उस पर अर्थ के लिए निर्भर करता हो, तो उसको बोलते हैं मिश्र वाक्य। याद रखिए, सरल वाक्य में एक ही उपवाक्य होगा और वह होगा स्वतंत्र वाक्य, प्रिंसिपल क्लॉज। और दूसरा होता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्य होंगे जो दोनों स्वतंत्र उपवाक्य होंगे, जो अर्थ के लिए कि एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे, उनको अलग अलग लिख दें तब भी अर्थ पूर्ण रूप से पढ़ने वाले को मालूम हो जाएगा। और मिश्र वाक्य में होता है कि एक रहता है संयुक्त वाक्य उपवाक्य और वह रहता है स्वतंत्र, अर्थ की दृष्टिकोण से संपूर्ण रहता है, और दूसरा जो उपवाक्य होता है वह उस पर अर्थ के लिए निर्भर करता है। तो सरल वाक्य में केवल एक उपवाक्य होगा और वह होगा स्वतंत्र उपवाक्य। दूसरे समूह में वह है संयुक्त वाक्य, उसमें होगा दो उपवाक्य और दोनों होंगे स्वतंत्र उपवाक्य। दोनों का महत्व बराबर रहेगा, दोनों अर्थ देने में सक्षम होंगे अकेले अकेले। और मिश्र वाक्य में क्या होगा कि एक रहेगा उपवाक्य, दो रहेगा उपवाक्य और एक रहेगा उसमें अर्थ को संपूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने में सक्षम, स्वतंत्र होगा। और दूसरा जो उपवाक्य रहेगा वो अर्थ के लिए ये पहले वाले पार्ट पर, स्वतंत्र वाले पार्ट पर डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा, ठीक है। तो अब आगे देखिए, हम लोग जैसे देखिए, जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हों, सभी समान स्तरीय हों, समान स्तरीय हों मतलब अर्थ देने में सक्षम हों, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य समानाधिकरण योजकों, कनेक्टर, कोऑर्डिनेटर, समानाधिकरण योजक मतलब कोऑर्डिनेटर, ये कनेक्टर, कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर, जैसे और, परंतु, किंतु या अतः आदि से जुड़े होते हैं। जैसे हम लोग पुणे घूमने गए, गए तक एक है उपवाक्य और वहाँ 4 दिन रहे, तो हम लोग पुणे घूमने गए, घूमने गए ये इसमें एक क्रिया है, और वहाँ 4 दिन रहे, वहाँ रहे तो ये दूसरी क्रिया है। तो एक उपवाक्य हुआ हम लोग पुणे घूमने गए तक, और दूसरा उपवाक्य है वहाँ 4 दिन रहे। तो अगर और हटा दें तब भी यह वाक्य ये पूर्ण है, हम लोग पुणे घूमने गए, सामने सुनने वाले को मालूम हो जाएगा अर्थ, वहाँ 4 दिन रहे। अलग अलग भी लिखा जा सकता है और लगा के हमने दोनों वाक्यों को एक बना दिया, ठीक है। तो हम लोग पुणे घूमने गए और वहाँ 4 दिन रहे, ठीक। वह आई तो थी किंतु उसने कुछ कहा नहीं था। वह आई तो थी एक उपवाक्य, किंतु किसमें अटैच करने के लिए आया है, ठीक है, इसको बोलते हैं समानाधिकरण योजक। और उसने कुछ कहा नहीं था, उसने कुछ कहा नहीं था, यह भी एक उपवाक्य है। तो इसमें दो उपवाक्य हुए और दोनों अर्थ की दृष्टिकोण से कनेक्टर को हटा दें, परंतु, किंतु, अतः ये योजक को, तब भी यह अर्थ देने में सक्षम है, इसलिए इसको बोलेंगे संयुक्त वाक्य। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो, परंतु हटाएंगे तब भी सत्य बोलो, कटु सत्य न बोलो। दोनों उपवाक्य अपने अर्थ के लिए स्वतंत्र हैं, तो इसको बोलते हैं बराबरी के बराबर महत्व वाले उपवाक्य। चुप बैठो या यहाँ से चले जाओ, चुप बैठो यहाँ से चले जाओ, दोनों ही वाक्य पूर्ण हैं, उपवाक्य हैं, लेकिन ये दोनों स्वतंत्र हैं, अर्थ के लिए एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। वे बीमार हैं अतः आने में असमर्थ हैं, अतः जोड़ता है, आने में असमर्थ हैं एक उपवाक्य, वे बीमार हैं एक उपवाक्य, दोनों मिलाकर वे बीमार हैं अतः आने में असमर्थ हैं। यह एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण हुआ। ये सब आपको संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। मैं समझता हूँ मेरे दोस्तों कि मैं आपको समझा पाया। अगर आप समझ पाए हों, अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। और मिश्र वाक्य की बात कीजिए अब। तो प्रश्न, मिश्र वाक्य के लक्षण बताते हुए आश्रित उपवाक्यों, ये डिपेंडेंट क्लॉज, वो पहला होता है स्वतंत्र उपवाक्य जिसको कहते हैं अंग्रेजी में उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज, और यह है डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये सरल वाक्य में क्या होगा, सिंपल सेंटेंस में,
तो सरल वाक्य में होगा एक रहेगा इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब स्वतंत्र उपवाक्य, और दूसरा जो होगा संयुक्त वाक्य, उसमें होगा दो उपवाक्य और दोनों होंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब स्वतंत्र उपवाक्य। और मिश्र वाक्य में क्या होगा कि उसमें आश्रित उपवाक्य, डिपेंडेंट क्लॉज होगा एक या दो, और एक कम से कम इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं होगा तो वाक्य तो होगा ही नहीं, स्वतंत्र उपवाक्य तो होना ही चाहिए। तो एक होगा और एक होगा उसमें डिपेंडेंट, जो डिपेंड करेगा अर्थ के लिए उस पर। मिश्र वाक्य के लक्षण बताते हुए आश्रित उपवाक्यों के भेद स्पष्ट कीजिए। तो मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। एक से अधिक उपवाक्य तो आपको संयुक्त वाक्य में भी होते हैं। वे उपवाक्य, उनमें एक उपवाक्य प्रधान होता है। प्रधान अर्थात स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट या प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज एक ही है। मैं चूँकि अंग्रेजी भी पढ़ाता हूँ, अंग्रेजी का ही मैं प्रमुख टीचर हूँ, स्कूल में मैं अंग्रेजी टीचर के रूप में ही जाना जाता हूँ, तो मुझे ये बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी है। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से विश्वसनीय ढंग से इसको बता सकता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि उनमें एक उपवाक्य प्रधान होता है तथा अन्य एक या अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित रहता है, अर्थ के लिए उस पर निर्भर रहता है। एक रहता है स्वतंत्र, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज या मुख्य क्लॉज, और उस पर एक रहता है आश्रित क्लॉज। ठीक है, ये उपवाक्य परस्पर व्याधिकरण योजकों और ये संयोजक से जुड़े रहते हैं कि यदि, अगर, तो, तथापि, यद्यपि, इसलिए आदि ये शब्द हैं, योजक हैं, कनेक्टर हैं, इनसे ये जुड़ते हैं। दो उपवाक्य जुड़ जाते हैं कि यदि, अगर, तो, तथापि, यद्यपि, इसलिए से तो जुड़े होते हैं। अब जैसे देखिए उदाहरण में समझिए इसको। यदि मैं न आया होता तो काम न बनता। यदि मैं न आया होता तो काम न बनता। क्या होता? यदि मैं न आया होता, अगर इतना ही बोलूं तो क्या समझेंगे आप? तो काम न बनता। जैसे देखिए इसमें काम न बनता प्रधान उपवाक्य है, पर यदि मैं न आया होता उपवाक्य आश्रित है। काम न बनता यह आपको मुख्य है, उपवाक्य प्रधान है, प्रिंसिपल क्लॉज है, और यदि मैं न आया होता यह सबऑर्डिनेट है, अर्थात डिपेंडेंट है, अर्थात निर्भर करने वाला आश्रित उपवाक्य है। यदि मैं न आया होता इतना ही बोलूं तो लगेगा आपको कि कुछ बाकी रह गया है कहना। यदि मैं न आया होता तो इसके बाद कुछ होना चाहिए ना। जब तक इसके बाद वाला नहीं आएगा, जैसे काम न बनता तो काम न बनता, तो काम न बनता यही है मुख्य वाक्य। काम न बनता कब? यदि मैं न आया होता। तो यदि मैं न आया होता इसमें यह एक उपवाक्य है, ठीक है, लेकिन यह अर्थ के लिए ये काम न बनता पर निर्भर कर रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज, मतलब आश्रित उपवाक्य। और यह है ये काम न बनता, यह अनाश्रित अर्थात स्वतंत्र आत्मनिर्भर है यह। तो ये एक हुआ डिपेंडेंट, एक हुआ इंडिपेंडेंट, एक हुआ स्वतंत्र और एक हुआ आश्रित उपवाक्य। दो उपवाक्य इसमें भी हुए, लेकिन एक हुआ आश्रित और एक है स्वतंत्र, जबकि संयुक्त वाले में हमने देखा कि दोनों स्वतंत्र हैं। इसमें काम था आश्रित उपवाक्यों के भेद। अब आश्रित उपवाक्य आपको तीन प्रकार के होते हैं। जैसे आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं। संज्ञा उपवाक्य, जो उपवाक्य प्रधान वाक्य की संज्ञा, जो उपवाक्य प्रधान वाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के बदले में प्रयुक्त हुआ हो तो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे देखिए, रहीम बोला कि मैं कर्नाटक जा रहा हूँ। अगर पूछूं कि वह कहाँ जा रहा है तो कर्नाटक, ठीक है, तो ये जगह का नाम, यह संज्ञा हुआ। तो रहीम बोला कि मैं कर्नाटक जा रहा हूँ, यह संज्ञा उपवाक्य है। यहाँ मैं कर्नाटक जा रहा हूँ उपवाक्य प्रधान वाक्य, रहीम बोला ये प्रधान वाक्य है कि कर्म के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, अतः यह संज्ञा उपवाक्य है। इसका उत्तर संज्ञा है। मैं कहाँ जा रहा हूँ पूछूंगा तो आंसर होगा कर्नाटक, जो जगह है। अब अन्य उदाहरण देखिए। जान पड़ता है कि माता जी कुछ अस्वस्थ हैं, या इससे यह ना पूछिए कि ये कौन है।
कौन अस्वस्थ है? तो माता जी। ठीक है, ये कौन है? तो इसका आंसर होगा आदमी, जो वो हैं। तो ये सब इसका उत्तर संज्ञा हो रहा है, इसके बदले में संज्ञा को आना है, इसलिए इसे बोलते हैं संज्ञा उपवाक्य। ठीक है, नाउन क्लॉज। दूसरा है विशेषण उपवाक्य, एडजेक्टिव क्लॉज। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे आपकी वह किताब कहाँ है जो आप कल लाए थे? कल लाए थे, कल इसमें एडजेक्टिव बन गया। एडजेक्टिव बन गया किताब के लिए, उस किताब की विशेषता मालूम हो रही है। कौन किताब? जो आप आज नहीं कल लेकर के आए थे। तो कल लाए थे ये हो गया। यहाँ जो आप कल लाए थे, यहाँ जो आप कल लाए थे उपवाक्य यह किताब की विशेषता प्रकट कर रहा है, अतः विशेषण उपवाक्य है। अन्य उदाहरण, वह घर कौन सा है जहाँ आपके पिताजी रहा करते थे? ये भी आपको विशेषण उपवाक्य है। घर की विशेषता हुई, कौन सा घर? जहाँ आपके पिताजी रहा करते थे, उस घर की विशेषता हो गई। तो यह है विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो उपवाक्य एडवर्ब की तरह काम करे, प्रधान उपवाक्य की क्रिया के बारे में कोई सूचना देता है, यह वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जो प्रधान उपवाक्य की जो क्रिया है उसके विषय में सूचना देगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसके 5 भेद होते हैं। कालवाची उपवाक्य, समय पता चलता है। जैसे ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा त्यों ही गाड़ी ने सीटी बजाई। जब पानी बरस रहा था तब मैं घर के भीतर था। ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा त्यों ही गाड़ी ने सीटी बजाई। ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा त्यों ही गाड़ी ने सीटी बजाई। जब पानी बरस रहा था तब मैं घर में था। तब मैं घर में था, त्यों ही गाड़ी ने सीटी बजाई। तो ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा, तो इस गाड़ी ने सीटी बजाई, ये समय पता चला कब? जब मैं स्टेशन पहुंचा। जब पानी बरस रहा था तब मैं कहाँ था? तो घर में था। ये पता लगा कालवाची, काल की बात हो रही है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी सीटी बजाई। टाइम कब था? जब मैं स्टेशन पहुंचा। गाड़ी ने सीटी कब बजाई? जब मैं स्टेशन पहुंचा। और जब पानी बरस रहा था तो मैं कहाँ था? मैं घर में था, घर के भीतर था। कब? जब पानी बरस रहा था। तो कालवाची उपवाक्य है। यह भी आपको मिश्र वाक्य में ही मिलेंगे। स्थानवाची, जगह का परिचय मिले जब, जैसे जहाँ तुम पढ़ते थे वहीं मैं पढ़ता था, इस जगह के विषय में मालूम पड़ा। जिधर तुम जा रहे हो उधर आगे रास्ता बंद है। तो जहाँ तुम पढ़ते थे, ये जगह, जिधर तुम जा रहे हो, ये जगह, ये के विषय में जानकारी हमें मिली। जहाँ तुम पढ़ते थे वहीं मैं पढ़ता था। जिधर तुम जा रहे हो उधर आगे रास्ता बंद है। मुख्य वाक्य ये है, मुख्य वाक्य ये है स्वतंत्र, और ये है आश्रित वाक्य। रीतिवाच्य, रीतिवाची वाक्य, रीति मैनर, मैंने वैसे ही किया है जैसे आपने बताया था। जैसे आपने बताया था मैंने वैसे ही किया। ये है डिपेंडेंट, वह उसी प्रकार खेलता है जैसा उसके कोच सिखाते हैं। ये मुख्य, और ये आपको हो गया मैनर शो कर रहा है, रीति। यह है आश्रित वाक्य। आश्रित उपवाक्य। परिमाणवाची, मात्रा, परिमाण मतलब मात्रा, मात्रा का परिचय मिलेगा। जैसे जैसे आमदनी बढ़ती जाती है वैसे वैसे महंगाई बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, मात्रा की बात हुई, वैसे वैसे महंगाई बढ़ती जाती है। ये मात्रा इसमें शो हो रहा है। तो ये भी उपवाक्य है। और ये दोनों उपवाक्य मिले हैं, मिल करके हो गए। ये दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, इसमें स्वतंत्र नहीं। जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है तो इतना ही कहेंगे, तो बाद में कुछ कहना पड़ेगा ना। वैसे वैसे महंगाई बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये आपको मिश्र वाक्य है। तुम जितना पढ़ोगे उतना ही तुम्हारा लाभ होगा। तुम जितना पढ़ोगे, इसके बाद कुछ कहेंगे, उतना ही तुम्हारा लाभ होगा। ये आपको स्वतंत्र वाक्य है, स्वतंत्र वाक्य है। और ये है निर्भर करने वाला, मतलब आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। और ये है स्वतंत्र उपवाक्य, स्वतंत्र उपवाक्य। दोनों मिलाकर के हुए मिश्र वाक्य। परिणाम, अब परिणाम की बात करेंगे। रिजल्ट, कार्य कारण वाची उपवाक्य। जैसे वह जाएगा जरूर क्योंकि उसका साक्षात्कार है। वह जाएगा जरूर क्योंकि उसका साक्षात्कार है। क्यों जाएगा वह? क्योंकि उसका साक्षात्कार है। मेन काम क्या है? साक्षात्कार है।
वह जाएगा जरूर, क्योंकि उसका साक्षात्कार है। यदि मैंने पढ़ा होता तो अवश्य उत्तीर्ण हो गया होता। ठीक है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। अब ये ऊपर वाले हम लोग क्या देखे, रचना के दृष्टिकोण से। अब देखे रचना या बनावट। अब हम लोग देखेंगे ये अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। अर्थ की दृष्टि से, तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हुए, उस उदाहरण स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट करते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के निम्नलिखित 8 भेद हैं। उद्गारवाचक, विस्मयादि बोधक। उद्गारवाचक या विस्मयादि बोधक एक ही है। जिस वाक्य में से हर्ष, शोक, विस्मय आदि मनोभावों का बोध हो, जैसे कितना सुहावना दृश्य है, ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, आहा कैसा सुंदर दृश्य है। विधिवाचक या आज्ञावाचक। जिस वाक्य से आज्ञा या अनुभूति का बोध हो उसे विधिवाचक कहते हैं। अब बैठकर पढ़ो, अब कढ़ाई में मसाला भुनिए, आप जा सकते हैं। ये आज्ञावाचक या विधिवाचक। अर्थ की दृष्टि से वाक्य हुए। प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप कल कहाँ गए थे, कल कौन आया, ये प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें होता है। ये पहचानना सरल है। प्रश्नवाचक चिन्ह वाला जो भी हो वह प्रश्नवाचक वाक्य होता है, ये आप जानते हैं। इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य से वक्ता की इच्छा या आशा का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन अब खेला जाए, आपकी यात्रा मंगलमय हो। ऐसे वाक्यों को इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। विधानवाचक, निश्चयवाचक, निश्चय कर लिया कुछ तो। जिस वाक्य से कार्य के होने की निश्चित सूचना मिलती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कल दिल्ली जाऊँगा, यह निश्चयवाचक वाक्य है। विधानवाचक दूसरा नाम हुआ। नकारात्मक वाक्य में कार्य के न होने का बोध हो उसे नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं कल दिल्ली नहीं जाऊँगा, वह कल नहीं लौटा। संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य से संदेह या संभावना का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद वह कल यहाँ आए, वो अब सूर्य तप चुका होगा, इसमें डाउट है, तो इसको बोलेंगे संदेहवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में 2 क्रियाएं हों तथा एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अगर वह जाएगा तो मैं जाऊंगा, संकेत मिला तो वह जाएगा तब मैं जाऊंगा। अगर तुमने पढ़ा होता तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए होते। ऐसे वाक्य जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं उनको बोलते हैं संकेतवाचक वाक्य अर्थ के दृष्टिकोण से। तो हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि वाक्य के 2 प्रकार हुए, दो आधार हुए वाक्यों के वर्गीकरण के। और सबसे पहला जो आधार हुआ वो हुआ रचना के आधार पर, और उसके आधार पर वाक्य के 3 भेद हुए, सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल वाक्य में आपको उपवाक्य की संख्या 1 होगी, मतलब एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, एक कर्ता एक क्रिया। और वह जो उपवाक्य होगा वह स्वतंत्र प्रकृति का होगा, अर्थात अपने अर्थ के लिए खुद पर ही निर्भर करेगा, किसी दूसरे वाक्यांश पर अर्थ के लिए वह निर्भर नहीं करेगा। और दूसरा जो होगा संयुक्त वाक्य, उसमें 2 उपवाक्य होंगे और दोनों उपवाक्य स्वतंत्र प्रवृत्ति के होंगे, प्रकृति के होंगे, वे अर्थ के लिए अपने आप में पूर्ण होंगे। वो दोनों अलग अलग लिख दिए जाएं तब भी अर्थ पूर्ण होगा। और तीसरा हुआ मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में भी 2 उपवाक्य होंगे कम से कम। तो पहला उपवाक्य होगा वह स्वतंत्र होगा और दूसरा उपवाक्य होगा वह आश्रित होगा अर्थ के लिए, मतलब बिना मुख्य उपवाक्य के उसका अर्थ पूर्ण नहीं हो सकता है। इसको बोलते हैं मिश्र वाक्य। और इसके बाद है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर भी वाक्य के भेद हुए जो आपको बताया गया। अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल भेद हुए जिनकी संख्या है 8। तो ये मैंने बताया, इसको पढ़ना ये आसान है, लेकिन बनावट के भी विचार से जो वाक्यों का वर्गीकरण है वह कठिन है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और प्लीज़ कमेंट करेंगे ताकि मैं आप समझूं कि मेरा पढ़ाना सार्थक रहा। उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।